वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 8 होगा। पार्ट 8 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको पार्ट 8 होगा। पार्ट 8 के अंतर्गत यहाँ पर हम आदि इकाई 2 आपको जो आधुनिक राजनीतिक उद्गम है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स है, उसका आप यहाँ पर अध्याय 1 देखेंगे। यूरोपीय राज प्रणाली, यूरोपियन स्टेट सिस्टम को देखेंगे। उसका देखिए आप दूसरा आपको अमेरिकी क्रांति का संविधान के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और तीसरा फ्रांसीसी क्रांति से आपको फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम के बारे में पढ़ेंगे 1789 से 1815 ईस्वी तक। फ्रेंच देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर में 1789 से 1815। अब्राहम लिंकन के संदर्भ में अमेरिका गृह युद्ध एवं दास प्रथा का उन्मूलन देखिए। द अमेरिकन सिविल वार विथ रेफरेंस टू अब्राहम लिंकन एंड द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फिर अध्याय 4 में अध्याय 5 के इसी अंतर्गत ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति 1815 से 1850 ईस्वी तक, संसदीय सुधारक, मुक्त व्यापारी, चार टीस देखिए यहाँ पर। इसमें आपको देखिए एक आपको अंग्रेजी में है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ कुछ अंग्रेजी में हमको दिया है, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का, उसको देखिए यहाँ पर। नेपोलियन बोनापार्ट born 1769, death 1821. Napoleon Bonaparte was born on 15 August 1769 in Ajaccio, Corsica. His family, और देखिए इसको छोड़िए अंग्रेजी में यहाँ पर जो मूल बात है आपको हिंदी की है, उसमें देखिए यूरोपीय राज प्रणाली के बारे में देखिए आपको। देखिए यूरोपीय राज प्रणाली जिसको बोलते हैं मध्य युग में यूरोप अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था तथा वे धार्मिक आधार लिए हुई थी। वही देखिए वहीं के देखिए अब आपको इसमें जो आपको कहा गया कुछ आपको बैटल ऑफ कैस्टिग लियोन है, बैटल ऑफ अरकोरा है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कि एग्जिस्ट लिबर्टी आपको यहाँ पर है। देखिए आपको यहाँ पर क्या कि यूरोपीय राज्य प्रणाली के बारे में यहाँ पर कहा गया। देखिए और देखिए आपको राष्ट्र राज्योदय देखिए मध्य युग में यूरोप अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था अथवा वे धार्मिक आधार लिए हुई थी। वहाँ के निवासी क्षेत्रीय भावनाओं देखिए वहाँ के निवासी आपको यहाँ देखिए कि वहाँ के यहाँ देखिए क्या कि वहाँ के निवासी क्षेत्रीय भावनाओं, स्वार्थ एवं धार्मिक कारणों को अधिक महत्व देते थे। यहाँ देखिए क्या अधिक महत्व देते थे। यहाँ पर क्या अधिक महत्व देते थे। किंतु 16वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक ढांचे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मूल परिवर्तन छोटी छोटी इकाइयों का स्थान पर राष्ट्र राज्यों के उदय के रूप में हुआ। सुदृढ़ राष्ट्र राज्यों में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन आदि थे। इन राज्यों में लैटिन परंपराओं से हटकर राष्ट्रीय साहित्य भाषा और नव चेतना का विकास हुआ। राष्ट्र राज्यों उदय के कारण ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रों की सीमाएं अधिक तार्किक हो गई। देखिए अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना राष्ट्र राज्यों उदय का प्रमुख आधार बनी। इटली के मैकियावेली ने द प्रिंस में देशभक्त राजा की कल्पना कर राष्ट्र राज्यों की संकल्पना को जन्म दिया। उसने कहा कमजोर स्थिति में राजा जन कल्याण की योजना लागू नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि सुदृढ़ राजतंत्रों को परम आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि सुदृढ़ राजतंत्रों को परम आवश्यक बताया। उसकी पुस्तक राजाओं की बाइबल बन गई। धार्मिक युद्ध, मध्य वर्ग का उदय, सामंतवाद का पतन, राष्ट्रीयता का उत्थान, व्यापारिक क्रांति, चर्च का विरोध, सैन्य क्षेत्र में प्रगति, भौगोलिक खोज आदि कारक नवीन निरंकुश राजतंत्र उद्भव के प्रमुख कारण बने। इंग्लैंड और फ्रांस देखिए आप इंग्लैंड और फ्रांस के दो प्रारंभिक राष्ट्र राज्य थे। इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप के दो प्रारंभिक राष्ट्र राज्य थे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलने वाला शतवर्षीय युद्ध 1337 से लेकर 1453 ईस्वी तक के परिणाम से जहाँ दोनों देशों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, वहीं इस युद्ध में आपको फ्रांस की विजय के कारण इंग्लैंड के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। इंग्लैंड को युद्ध के प्रारंभ में जो सफलता मिली थी, अर्थात जिस फ्रांसीसी भूभाग पर प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिला था, उससे हाथ धोना पड़ा। साथ ही युद्ध में इंग्लैंड की असफलता का राजा की शक्ति भी कम हो गई। दो सामंती परिवार लंका, स्टीव और याक के बीच 30 वर्ष 1455-1450 ईस्वी तक सत्ता के लिए संघर्ष चला।
ऐसी स्थिति में 1482 में आपको हेनरी सप्तम गद्दी पर बैठा। उसके संपूर्ण शासनकाल में उसकी नीति का प्रमुख उद्देश्य सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना था, जिसके द्वारा शांति एवं व्यवस्था स्थापित की जा सकती थी। हेनरी सप्तम ने कुलीन एवं सामंतों को नियंत्रित करने के अनेक कदम उठाए। सर्वप्रथम 1487 में एक कानून लिबेरी और मेंटेनेंस द्वारा सामंतों को पृथक सेना रखने का निषेध कर दिया गया। द्वितीय स्टार चैम्बर न्यायालय की पुनर्स्थापना द्वारा सामंतों की मनमानी रोक दी गई। ये न्यायालय बड़े से बड़े सामंत को भी दंड दे सकते थे। तृतीय आर्थिक सुधारों द्वारा राजकीय आय में वृद्धि। व्यापार को उन्नत किया गया। चतुर्थ उसके सामने एवं कुलीनों को प्रभावहीन बनाने के लिए मध्य वर्ग को संरक्षण प्रदान किया गया। पंचम वैवाहिक संबंधों द्वारा उसने स्पेन, स्कॉटलैंड आदि से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इस प्रकार हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड को आंतरिक क्षेत्र को व्यवस्था तथा वैदेशिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं गौरव प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप वह इंग्लैंड में शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना में सफल रहा। 15वीं शताब्दी में फ्रांस भी इंग्लैंड की भांति सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित करने के मार्ग पर अग्रसर था। वहाँ राष्ट्रीय राजतंत्र तथा राष्ट्रीय साहित्य का अभ्युदय हुआ। फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास 7 वर्षीय युद्ध के कारण भी हुआ। बालिका जॉन ऑफ आर्क ने जिस प्रकार युद्ध में फ्रांस की सेनाओं का नेतृत्व किया, उससे जनता में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में सहायता मिली। युद्ध के दौरान ही फ्रांस के शासक चार्ल्स सप्तम ने राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। साथ ही राष्ट्रीय सैनिकों की उचित व्यवस्था के लिए शासक ने टिले नामक भूमि कर लगाने की अनुमति भी एस्टेट जनरल से प्राप्त कर ली। लुई ग्यारहवें ने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए आपको लुई 11वें जीवन काल को 1467 से लेकर 1483 ईस्वी तक रहा। शासक हेनरी चतुर्थ ने बुर्बो वंश की स्थापना कर फ्रांस के गौरव का मार्ग प्रशस्त किया। उसने राजाओं की शक्ति और प्रभुता में वृद्धि की, जो गृह एवं धर्म युद्धों के कारण छिन्न हो गई थी। लुई 13वें के समय प्रधानमंत्री रिसरू की आंतरिक नीति ने देश में आज्ञाकारिता एवं एकता का वातावरण तैयार किया और इस प्रकार सम्राट की सर्वोच्चता स्थापित की। देखिए साथ ही फ्रांस ने रिसरू के दिशा निर्देशन में 30 वर्षीय युद्ध में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की। यद्यपि रिसरू 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम देखने जिंदा नहीं रहा, परंतु वह बहुत समय तक यह अवश्य ही देख सका कि स्पेन का सैनिक गौरव किस प्रकार कम हुआ और उसके स्थान पर फ्रांस की प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के अतिरिक्त रूस, स्पेन एवं पर्सा में भी शक्तिशाली निरंकुश राष्ट्रतंत्र का हुआ। इसी समय अभ्युदय हुआ। इधर के राष्ट्र राज्यों के उदय के परिणाम स्वरूप के परिणाम सकारात्मक तो थे ही, नकारात्मक भी थे। सकारात्मक परिणामों में सामंती व्यवस्था की अराजकता का खात्मा, कृषि दासता की समाप्ति, उत्पादन की उन्नत विधियों की खोज को प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि, विनिमय के तारीखों में सुधार, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा आदि महत्वपूर्ण। शक्तिशाली एवं स्थिर केंद्रीय सत्ता ने व्यापारियों को देश के भीतर तो संरक्षण दिया ही, बाह्य प्रतिद्वंदिता से सुरक्षा प्रदान की। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के संस्थापक हेनरी सप्तम ने कई वस्तुओं के आयात पर रोक लगाकर गृह उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। देखिए राष्ट्र राज्यों के उत्थान का एक सुपरिणाम यह भी निकला कि राष्ट्रों की सीमाएं अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक हो गए। राष्ट्र अब स्पष्ट रूप से समान आर्थिक हितों एवं समान संस्कृति के लोगों का संगठन हो गया था, जो इन्हीं मुद्दों पर असमानता की स्थिति में दूसरे राष्ट्र से पृथक था। राष्ट्र राज्यों के उदय के नकारात्मक पहलू भी सामने आए। कई बार राष्ट्रीयता का प्रयोग अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध किया गया। पहले व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के रूप में और फिर साम्राज्यवादी विस्तार की होड़ के रूप में इस नवीन राजनीतिक व्यवस्था में राजा के अधिकारों पर न्यूनतम अंकुश था। राजा राज की सारी सत्ता एवं शक्ति का स्रोत स्वयं को मानता था। प्रारंभ में राजाओं की निरंकुशता का विरोध नहीं हुआ, परंतु जब राजा स्वेच्छाचारी होने लगे तब निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध भी वैसे आंदोलन हुए जैसे सामंतों में चर्च के प्रभुत्व के विरुद्ध हुए। आने वाला युग आपको राष्ट्रीय चेतना एवं जनता के अधिकारों का होने वाला था। अब कि यहाँ पर क्या यूरोपीय राज व्यवस्था का आधार देखिए। यहाँ पर क्या 15वीं शताब्दी के बाद से यूरोपीय राजाओं ने अपनी प्रजाओं पर प्रत्यक्ष शासन को अधिकाधिक प्रभावी बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। इस उद्देश्य की प्राप्ति उन्होंने ऐसे शाही अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जो सीधे राज के पद उत्तरदायी थे।
देखिए यहीं से आपको क्या कि यहीं से आपको आधुनिक नौकरशाही की शुरुआत हुई। नौकरशाही अधिकारियों का एक प्रशासनिक तंत्र होता है, जो ये अधिकारी वेतनभोगी पेशेवर होते हैं, और ये जो भी निर्णय लेते हैं अथवा लागू करते हैं उसमें इनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता। ये अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करते तथा अपने से नीचे स्तर के अधिकारियों को आदेश देते हैं, और ये नीचे स्तर के अधिकारी भी उसी प्रकार इन आदेशों को लागू करते हैं। ये अधिकारी अपना व्यक्तिगत सनक अथवा पसंद के अनुसार नहीं, अपितु कानून के बनाए नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। उनका चुनाव उनके व्यक्तिगत परिणाम के अथवा वर्णीय संबंधों के आधार पर नहीं, अपितु क्षेत्र विशेष में उनकी विशेष योग्यता के आधार पर किया जाता। उन्हें मशीन के पुर्जों की तरह बदला जा सकता था, और उनकी जगह आने वाला नया अधिकारी भी उसी तरह काम करता है, और केवल व्यक्ति पर कुछ निर्भर नहीं करता। यह एक आदर्श रूप है, किंतु व्यवहार में ऐसा ही हो तो कतई आवश्यक नहीं। वर्तमान राज्य व्यवस्था में नौकरशाही की अहम भूमिका है। हिंसा पर एक प्रभावशाली एकाधिकार प्रत्यक्ष शासन तथा समस्त शासन का केंद्रीकरण करने वाली नौकरशाही इस आधुनिक राज्य की विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पे क्या संसाधनों का संचय एवं केंद्रीकृत व्यवस्था के साथ आधुनिक यूरोपीय राज्यों ने अपने नागरिकों को एकरूपता की डोर से बांधा, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यदि समस्त नागरिक एक ही संस्कृति की उपज हो तो उन पर कार्रवाई करना, उनकी ओर से होने वाली प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान करना, प्राथमिकताओं को संतुष्ट करना, समान विकल्पों की रचना की क्षमता में वृद्धि करना स्वाभाविक है। इस स्थिति ने सामंतवाद का बेहतर विकल्प खोज लिया और राजा को अपनी शक्ति बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। देखिए आधुनिक यूरोपीय राज्यों ने राजहित में शिक्षा के प्रसार का बीड़ा उठाया। यह स्मरण है कि लोगों के हितों में से उनका सरोकार न्यून नहीं था। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आधुनिक यूरोपीय राज्यों ने समान मूल्य और एक भाषा को सुनिश्चित किया। देखिए यहाँ पर क्या सुनिश्चित किया, इसके माध्यम से आधुनिक यूरोपीय राज्यों ने एक भाषा और एक ऐसी संस्कृति वाली इसके माध्यम से आधुनिक यूरोपीय राज्यों ने एक भाषा और एक संस्कृति वाली ऐसी एक कौम तैयार की जो राष्ट्रवाद के सूत्र में आबद्ध थी। एक विशिष्ट भूभाग में समान संस्कृति के प्रति अपनत्व के बोध को ही हम राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। यदि राष्ट्र राज्यों की बात करें तो हमारे सामने 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में यदि राष्ट्र राज्य की बात करें तो हमारे सामने 18वीं शताब्दी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे मशहूर राष्ट्र राज्यों के उदाहरण हैं। देखिए सने आज राज्य भी इस श्रेणी में आने लगे। 19वीं शताब्दी उत्तरायण में इटली और जर्मनी राष्ट्रवाद के उफान के सर्वोत्तम उदाहरण है। ये राष्ट्र राज्य अपने भूभागों के अंदर प्रभुता संपन्न थे तथा सिद्धांत में एक दूसरे के प्रति समान एवं एक दूसरे के साथ एक ऐसी व्यवस्था में संबंध थे जो अपने में अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम की एक स्वतंत्र विशेषज्ञता बन गई। इसलिए यूरोप में आधुनिक राजनीतिक अर्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक विचित्र ढांचे से लिया जाने लगा, जो बाद में एक सार्वभौम आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया। इन राज्यों को अपने अधिकार वाले भूभाग के अंदर किसी अन्य का सत्ता स्रोत होना स्वीकार नहीं था। ठीक इसी प्रकार इन्हें उसी भूभाग के अंदर बाहरी सत्ता स्रोत क्या होना भी स्वीकार नहीं था। इस प्रकार एक ऐसे तंत्र का विकास हुआ जिसमें वे राज थे जो भौतिक संसाधनों के मामले में समान नहीं होते हुए भी सिद्धांत और कानून की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र और बहुता संपन्न थे। वास्तविक शक्ति और संसाधनों की दृष्टि से इन राज्यों में प्रभेद था, किंतु सिद्धांत एक दूसरे के समान हैसियत रखते थे। इसके परिणाम से राज्यों के मध्य अस्थायी राजनयिक एवं कूटनीतिक संबंधों का सिलसिला स्थापित हुआ। कूटनीति के माध्यम से प्रत्येक राज्य अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रंगमंच पर एक अभिनेता था, जिसकी भूमिका थी उसके कथित राष्ट्रीय हित की रक्षा करना था, उसे बढ़ावा देना। प्रत्येक राजनीतिक दल का विचारधारा का यह दायित्व हो गया कि वो राष्ट्रीय हित का ध्यान रखे, और जो देखिए आप राष्ट्रीय हित का ध्यान रखे, जो राजनीतिक दल का विचारधारा समुचित रूप से ऐसा करती दिखाई नहीं पड़ी, वे सत्ता के संघर्ष में अत्यंत कमजोर पड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा तंत्र वेस्टफेलिया की संधि
दिया। 1617 ईस्वी में देखने को मिलता है। वेस्टफेलिया की संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रारंभ माना चाहिए, क्योंकि 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1627 ईस्वी तक ऐसा पहला युद्ध था जब एक देश की समस्या का विभिन्न देशों ने आपस में संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त इस संधि द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के निर्णय लिए गए। यह एक शुरुआत थी। भविष्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करने ऐसी कांग्रेस बुलाई जाने लगी, जिसका आधार छोटे एवं बड़े राज्यों की कानून समानता थी। जिसका आधार छोटे एवं बड़े राज्यों की कानून समानता थी। अब स्व देखिए यहाँ पे यूरोप लोकतांत्रिक राज्यों की ओर देखिए यहाँ पर 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं से आधुनिक राज्यों को उदय हुआ और ये राज्य जनता के प्रतिनिधित्व के दावे पर आए थे। प्रश्न यह नहीं कि इसमें वास्तव में लोक इच्छा का इसमें वास्तव में लोक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व किया गया या नहीं। मुख्य बात तो यह थी कि मुख्य बात तो यह है कि इसे ऐसा करने का दावा करना पड़ा। 18वीं शताब्दी में यूरोप तथा अमेरिका के कतिपय राज्यों में जनता ने अपने अधिकार उन प्रतिनिधियों को दे दिए जिन्होंने अपने निर्णय के अनुसार कार्य किया, और इन प्रतिनिधियों ने अपने अधिकार सरकार को दे दिए, जिसने खुद अपने विवेक से कार्य किया। सच में यह सब दिखावा था, किंतु तमाशा यह था निकुष्ता को नैतिकता का जमा पहनाने की जरूरी था। राजनीतिक इस कला का इस्तेमाल सबसे पहले लुई नेपोलियन ने फ्रांस में 1851 ईस्वी 1851 में आपको किया था। उसने चुनाव के जनमत संग्रह का सहारा लिया, किंतु बाद में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। समय से अनेक तानाशाहों ने भी अपने लोकतांत्रिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु जनमत संग्रह तथा जनादेश का सहारा लिया। जनता को लामबंद करके सत्ता का उपयोग करने का राज्यों में जनता को लामबंद करके सत्ता का उपभोग करने की कला राज्यों ने सीखना प्रारंभ कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जल्दी ही राजनीतियों को यह पता चल गया था कि सेना आदि को लामबंद करके भी उनकी सत्ता अर्जित और इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, सेना आदि को लामबंद करके भी उनकी सत्ता अर्जित और इस्तेमाल नहीं कर सकते जितनी जनता को लामबंद करके। देखिए, अस्तु मानव इतिहास में पहली बार राजनीतिक ऊंचे पदों पर जनता की भागीदारी दिखाई दी। न्यायपालिका को तथाकथित लोकतांत्रिक राज्यों का आधार बनाने का दिखावा किया गया। न्यायपालिका न्याय करने के साथ न्यायिक समीक्षा के लिए भी अधिकृत होती है, परंतु उस समय दुर्भाग्य यह रहा कि न्याय प्रणाली ना तो जवाबदेह थी और ना स्वतंत्र थी। लोकतंत्र के उदय में फिर आपको देखिए लोकतंत्र के उदय में राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक राजनीति में 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान राजनीतिक पार्टी नाम की एक नई संस्था का जन्म हुआ। ये दल आपको नौकरशाही के भीतर अथवा दरबार में उपस्थित रहने वाले गुट मात्र नहीं थे। अब वे ऐसे संगठन थे जो निश्चित परिभाषा से आबद्ध थे। इस प्रकार के दल अपनी विशेष वैचारिक स्थिति के तथा उसके साथ ही स्वयं अपने लिए भी जनता के बीच लामबंदी की चेष्टा करने लगे। जनता भी राजनीति में संलिप्त होने लगी। जनता से कहा जाने लगा कि वह राजनीतिक विकल्पों का चुनाव करे और अपना मत व्यक्त करता विभिन्न तरीकों से विषय विशेष पर अपनी स्थिति प्रकट करे। इस नए तरीकों से प्रत्येक दल अपना हित समूह ने समर्थन जुटाकर राजनीतिक दल बना लिए। देखिए, ये दल विशिष्ट वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दिए। इन हित समूहों के द्वारा राजनीति में भाग लेने था अपना। देखिए, यहाँ पर जो खास बात आपको देखिए ये दल विशिष्ट देखिए एक खास बात है। हम देखिए क्या एक इसमें देख रहे थे आपको। देखिए इतना ही अब राजनीतिक दल ऐसे अब राजनीतिक दल ऐसे साधन बनने लगे जिनके माध्यम से शासकों के चुनाव को वैध ठहराया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के दौरान पहले ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और फिर शेष यूरोप की राजनीति में भी शेष यूरोप की राजनीति से भी यही मत ध्वनित होता है। गैर सैनिक दल के साथ जनता को लामबंद किया जाने लगा, किंतु अभी भी जनता के प्रतिनिधि शासन नहीं करते थे, अपितु जनता के नाम पर शासन किया जाने लगा।
एक बात देखिए, एक बात जो हम कहना चाहेंगे वह यह कि नागरिकों के अधिकारों के नाम पर यह जरूर राज पर अंकुश मारेगा। फ्रांसीसी क्रांति से जनित मानव अधिकार 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक धूम मचा दी यूरोप में धूम मचा दी। धीरे धीरे यह समझा जाने लगा कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसे कतिपय नैसर्गिक अधिकार मिल जाते हैं। परंतु यह भी तय है कि जागरूक नागरिक के बिना इन अधिकारों का क्या अर्थ था। परंतु यह भी तय था कि जागरूक नागरिक के बिना इन अधिकारों का क्या अर्थ था। अब देखिए यहाँ पर क्या यूरोपीय राज्य प्रणाली के अंतर्गत सहयोग की शुरुआत देखिए वियना कांग्रेस 1814 से 1815 ईस्वी तक देखिए। सितंबर 1814 ईस्वी में सितंबर 1814 ईस्वी में इतिहास प्रसिद्ध वियना कांग्रेस आरंभ हुआ, जिसमें टर्की को छोड़कर यूरोप के सभी राज्यों के शासक अथवा उसके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। किंतु उन्होंने इतनी फूट और विवेकहीनता का परिचय दिया कि एल्वा में बैठे नेपोलियन को फ्रांस लौटकर एक अपना सम्राट बनने का अवसर मिल गया। प्रसिद्ध इतिहासकार हेजन ने लिखा है कि वियना सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले राजनेताओं ने भोले की तरह लूट के मार्ग का बंटवारा करने तथा यूरोप के भावी संगठन के संबंध में परस्पर झगड़ने लगे। उधर बुर्बो वंश ने जिसे फ्रांस में शासन करने के पुनः प्रतिष्ठित किया गया था, विवेकहीनता का परिचय दिया। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन को अपने जीवन का सबसे अधिक दुस्साहसपूर्ण और आश्चर्यजनक कार्य करने का अवसर मिल गया। नेपोलियन इस कार्य से वियना कांग्रेस के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गया। अपने छोटे से राज्य एल्बा में मात्र 10 महीने रहने के बाद नेपोलियन अपने 1300 सैनिकों के साथ बड़े ही नाटकीय ढंग से फ्रांस आ पहुंचा। लुई 18वें के शासन से निराश और असंतुष्ट फ्रांस जनता ने उसका बड़े उत्साह से स्वागत किया। अब यहाँ पर लुई 18वें के शासन से निराश एवं असंतुष्ट फ्रांस की जनता ने उसका बड़े उत्साह से स्वागत किया तथा सेना भी उससे मिली। पर देखते देखते नेपोलियन के पास एक विशाल सेना एकत्रित हो गई और उसे सेना को लेकर पेरिस की ओर बढ़ा। लुई 18वें फ्रांस छोड़कर भाग गया। नेपोलियन एक बार पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। इस घटना से समस्त यूरोप में सनसनी फैल गई। वियना कांग्रेस में समित यूरोप के शासकों ने आपसी मतभेद बुलाकर एक बार फिर यूरोप की शांति भंग करने वाले नेपोलियन से निपटने का निश्चय किया। फलतः 100 दिवसीय युद्ध आरंभ हुआ। 18 जून 1815 ईस्वी से लेकर 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के ऐतिहासिक मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें परास्त होकर नेपोलियन पेरिस की ओर लौट गया। मित्र राष्ट्रों की सेना उसका पीछा करती हुई 7 जुलाई 1815 ईस्वी को पेरिस पहुंच गई। नेपोलियन ने अमेरिका की ओर भागना चाहा, किंतु ब्रिटिश जहाजी बेड़ा फ्रांस के समुद्र पर सतर्कता से पहरा दे रहा था। अंत में नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। वह कैद कर लिया गया और उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर के एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना में भेज दिया गया। वहाँ उसने 6 वर्ष तक कैदी का जीवन व्यतीत किया। अंत में 5 में 1821 ईस्वी को इसी द्वीप इस महान विजेता की मृत्यु हो गई। अब के सम्मेलन के प्रतिनिधि देखिए। अब सम्मेलन के प्रतिनिधि की बात आपके यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको कहा गया इस समय को टर्की के अतिरिक्त यूरोप के अन्य सभी यूरोप के अन्य सभी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी थी तथापि उनका मुख्य कार्य विशेष था। निम्नलिखित 4 व्यक्ति द्वारा यही संपन्न हुआ। मेटरनिक वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले कूटनीतिज्ञों में यदि कोई साधारण व्यक्ति था तो वह मेटरनिक ही था। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञों में उसी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया का चांसलर प्रधानमंत्री ही सम्मेलन का सभापति बना। वियना कांग्रेस में मेटरनिक की बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही। वियना कांग्रेस मेटरनिक की बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही। इसका कारण यह था कि कूटनीतिक क्षमता और अनुभव का जितना धनी मेटरनिक था उतना अन्य कोई समकालीन राजनीतिक नहीं था। कैटलबी का कथन है कि स्वाभाविक मुद्रता और संयंत्रकारी प्रवृत्ति का उसमें अपूर्व सम्मिश्रण था। यूरोप के सभी व्यक्ति उससे प्रभावित थे। जार्ज अलेक्जेंडर प्रथम देखिए यहाँ पर जार्ज अलेक्जेंडर प्रथम देखिए यहाँ पर वियना सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले जार्ज अलेक्जेंडर प्रथम भी था। रूस का यह सम्राट बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह प्रथम श्रेणी का राजनेता और कूटनीतिक नहीं था। नेपोलियन को पराजित करने में उसका जो योगदान रहा था वह उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक बना। इसी कारण यूरोप के सभी राजनीतिक समस्या में उसकी सम्मति आवश्यक समझाने लगी।
अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए तेरला, देखिए फ्रांस के तेरला का व्यक्तित्व व्यक्तित्व उपयुक्त दोनों व्यक्तियों से भिन्न था। एक पराजित देश का प्रतिनिधि होते हुए भी उसका उसका सम्मेलन के निर्णय पर विजयी देशों के प्रतिनिधियों के समान प्रभाव डाला। अब देखिए यहाँ पर उसने सम्मेलन के निर्णयों पर विजयी देशों के प्रतिनिधियों के समान प्रभाव डाला। उसने नेपोलियन की वफादारी और श्रद्धा से सेवा की थी, लेकिन उसके पतन के साथ ही रंग बदल कर वह बुर्बो वंश का कट्टर समर्थक बन गया था। फ्रांस के विदेश मंत्री के रूप में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कूटनीतिज्ञों यहाँ पे देखिए क्या कूटनीतिज्ञों के मतभेद से लाभ उठाकर अपने देश को उसने युद्ध के आर्थिक हर्जाने से बचाया। रूस और ऑस्ट्रिया के मतभेदों से लाभ उठाते अपने पराजित देश को उसने यूरोप में पुनः समृद्ध स्थान दिया। यद्यपि तेरला अपने युग के सफल कूटनीतिक सिद्ध हुआ और उसने फ्रांस की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाने में सफलता भी अर्जित की। फिर भी सम्मेलन के उपरांत उसे फ्रांस में सम्मानित पद न मिल सका। अब देखिए कैसले, देखिए आप कैसले इंग्लैंड का कैसले का चतुर कूटनीतिक था। उसका व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावशाली था। उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में किसी भी एक राष्ट्र का सर्वशक्तिमान बनने से रोकना था। देखिए उसकी सफल कूटनीति के कारण ही रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया नेपोलियन से पृथक संधि नहीं कर पाए। यद्यपि मेटरनी के समान वो अपने विचारों को जोरदार शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता था, किंतु अपने मित्रों को हमेशा प्रभावित करता रहता था। इन चार व्यक्तियों के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम तथा पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने भी सम्मेलन कार्य में महत्वपूर्ण भाग लिया। फ्रांसिस ने सभी प्रतिनिधियों के पीछे गुप्त लगा दिया ताकि उसे उनकी गतिविधि की सूचना मिलती रहे। फ्रेडरिक ने स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने की चेष्टा नहीं की। उसने रूस की विदेश नीति का मुख्यतः अनुसरण किया। अब कांग्रेस की समस्या देखिए यहाँ पर वियना कांग्रेस के समक्ष अनेक जटिल समस्या थी, जिनमें प्रमुख थी शांति स्थापित करने की समस्या। देखिए नेपोलियन ने यूरोप की महान राजनीतिक नेपोलियन ने यूरोप के महान राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन कर दिया था। उसने निरंतर युद्धों की श्रृंखला स्थापित करके यूरोप की शांति भंग कर दी थी। अतः कांग्रेस के समक्ष यूरोप में पुनः शांति स्थापित करने की जटिल समस्या उपस्थित थी। फिर देखिए आपको फ्रांस की सीमाओं का नियमन करने की समस्या। अब फिर आप देखिए क्या आपको आगे यहाँ पर कहा गया। देखिए फ्रांस की सीमाओं का, देखिए आपको फ्रांस की सीमाओं का नियमन करने की समस्या। फ्रांस की सीमाओं का नियमन करने की समस्या। देखिए नेपोलियन ने अपनी विजयों से फ्रांस की सीमाओं पर अत्यधिक विस्तार कर लिया था। अतः कांग्रेस के समय फ्रांस को उसके विजित प्रदेशों से वंचित करके उसकी सीमाओं को क्रांति से पूर्व स्थिति में लाने की एक समस्या थी। जब आगे यहाँ पर है देखिए अब फ्रांस की सैनिक शक्ति में कमी करना। देखिए फ्रांस की सैनिक शक्ति में कमी करने की समस्या भी कांग्रेस के समक्ष आती। वह फ्रांस को सैनिक दृष्टि से इतना कमजोर बना देना चाहती थी कि ताकि भविष्य में फ्रांस यूरोपीय राज्यों के लिए खतरा न बन सके। फ्रांस को दंडित करना। देखिए फ्रांस ने संपूर्ण यूरोप को लगभग 25 वर्षों तक भीषण युद्धों में व्यस्त रखा था और यूरोपीय राज्यों को धन तथा जन की अपार क्षति पहुंचाई थी। अतः कांग्रेस के समक्ष फ्रांस को दंड देने की एक प्रमुख समस्या थी। फ्रांस के मित्र राष्ट्रों को दंड देना। कांग्रेस के समक्ष यह भी समस्या थी कि उन्हें यूरोपीय राज्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जिन्होंने युद्धों में नेपोलियन का साथ दिया। वैधानिक अधिकार को मान्यता। नेपोलियन ने अनेक राज्यों की सत्ता को मिटाकर उन्हें निकटवर्ती राज्यों में सम्मिलित कर दिया था। इन राज्यों में प्राचीन राजवंशों की पुनर्स्थापना करने की भी समस्या कांग्रेस के सामने थी। चर्च के प्रभाव में वृद्धि करना। देखिए नेपोलियन रोम के पोप को बंदी बनाकर चर्च के प्रभाव को नष्ट कर दिया था। अतः कांग्रेस के सामने चर्च के प्रभाव में वृद्धि करने की समस्या थी। यूरोप में शक्ति संतुलन की स्थापना। कांग्रेस के समक्ष एक समस्या उन उपायों की खोज करना था जिनके आधार पर यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके और यूरोपीय महाद्वीप में सुख शांति की स्थापना हो सके। शांति की स्थापना हो सके। फिर देखिए आपको नम्मा क्रांति के तत्वों से रक्षा। देखिए नेपोलियन अपनी विजय से फ्रांस की क्रांतिकारी भावनाओं एवं सिद्धांतों का प्रसार कर दिया था। क्रांतिक तत्वों को नष्ट करना था वियना के प्रतिनिधियों के समक्ष सबसे जटिल और महत्वपूर्ण समस्या थी। कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत देखिए वियना कांग्रेस ने अपनी जटिल समस्या को सुलझाने के निम्नलिखित
सिद्धांतों अपना अपराध के साथ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत देखिए। नेपोलियन अनेक यूरोपीय राज्यों को विजित करके उन्हें फ्रांस के साम्राज्य का अंग बना दिया था। बहुत से राज्यों को अपार क्षति पहुंचाई थी। अतः कांग्रेस ने इस सिद्धांत के अनुसार यह निर्णय लिया कि जिन राज्यों ने नेपोलियन का पतन लाने में सहयोग दिया उन सभी राज्यों की क्षतिपूर्ति विजित राज्यों द्वारा की जाए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार यूरोपीय महाद्वीप में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया गया। वियना सम्मेलन के महान राजनीतिज्ञों ने इस बात का प्रयास किया कि न तो किसी यूरोपीय राज्य को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया जाए कि वो अन्य देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर दे, और न ही किसी राज्य को इतना कमजोर रखा जाए कि वह शक्तिशाली राष्ट्रों से अपने अस्तित्व को बचाने में असफल हो जाए। इस सिद्धांत के आधार पर फ्रांस के निकटवर्ती राज्यों को कांग्रेस ने शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन इस सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण अनेक छोटे छोटे राज्यों को गहरी क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने उन राज्यों को निकट के अन्य बड़े राज्यों में सम्मिलित कर दिया था। वैधानिक अधिकार का सिद्धांत इस सिद्धांत का उद्देश्य यूरोप में क्रांति की पूर्व स्थिति की पुनर्स्थापना करना था। कांग्रेस ने इस सिद्धांत द्वारा यूरोपीय राज्यों में उन प्राचीन राजवंशों की सत्ता स्थापित की, देखिए जिनको जीतकर नेपोलियन ने फ्रांस के साम्राज्य को साम्राज्य में मिला लिया था। परंतु इटली और जर्मनी कुछ राज्यों के संबंध में कांग्रेस इस सिद्धांत के अनुसार कार्रवाई करने में असफल है। फिर भी फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड तथा नेपल्स में कांग्रेस ने प्राचीन राजवंशों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। आप देखिए वियना कांग्रेस की कार्यप्रणाली देखिए। वियना कांग्रेस की कार्यप्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण थी। इसकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए हेज ने लिखा कि वियना कांग्रेस की उचित कार्यप्रणाली न थी। उसका कार्य करने का ढंग बड़ा ही अव्यवस्थित और दोषपूर्ण था। सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था और न मतदान की कोई व्यवस्था थी। नृत्य, शाला और नाटक घरों में ही आपको राज्यों की सीमाएं निश्चित की जाती था। नाच, खेलकूद और तमाशे देखते देखते ही महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय कर लिए जाते थे। यदि हंसी मजाक में किसी ने कोई बात कह दी और वह लोगों को पसंद आ गए तो उसे स्वीकार कर लिया जाता था। जिस देश, प्रदेश अथवा किसी समस्या के विषय में निर्णय किया जाता वहाँ की जनता की ना तो राय ली जाती थी और ना उसके हितों का कोई ध्यान रखा जाता था। सभी राष्ट्र अपने स्वार्थों को पूरा करने में लिप्त था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस था पर्सा इस समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य थे और चार बड़ों के नाम से प्रसिद्ध थे। वे गुप्त रूप से परस्पर मिलकर जो निर्णय कर लेते थे उसे कांग्रेस के प्रतिनिधि पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता था। फ्रांस के प्रतिनिधि का दृढ़ शब्दों विरोध था कि सभी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर किए जाए, परंतु सम्मेलन में उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। अतः तेरली हवा के रुख को देखकर चारों बड़ों से मिलकर फ्रांस के लिए जो भी सुविधाएं दे सकता था उन्हें प्राप्त करने में संलग्न था। अन्य छोटे छोटे राज्यों के शासक भी अपने खोए हुए प्रदेशों की प्राप्ति के लिए चार बड़ों की चापलूसी में लगे हुए थे। मेटरनिक ही सम्मेलन का सर्वोच्च बना हुआ था। अब यहाँ देखिए क्या कांग्रेस के निर्णय देखिए यहाँ पे क्या कांग्रेस ने देखिए आप क्या कांग्रेस ने अपने निर्णयों से यूरोप के मानचित्र में अनेक परिवर्तन किए जो निम्न प्रकार फ्रांस नेपोलियन काल में फ्रांस ने जितने प्रदेश अपने राज्य में शामिल किए थे वे सब छीन लिए गए। फ्रांस की सीमाएं वही निश्चित की गई जो राज क्रांति से पूर्व था। फ्रांस की नई सीमाओं के चारों ओर शक्तिशाली राज कायम किए गए ताकि फ्रांस फिर कभी यूरोप से को परेशान न कर सके। फ्रांस में बुर्बोन राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। नेपोलियन के बाद लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। ऑस्ट्रिया और पर्सा फ्रांस के मूल प्रदेश भी छीन लेना चाहते थे, पर इंग्लैंड और रूस के कारण ऐसा नहीं हो सका। इटली की बात देखिए यहाँ पर
इटली के विविध राज्यों को फिर से स्थापित किया गया। नेपल्स की राजगद्दी बुर्बो राजवंश के फर्डिनेंड सप्तम का अधीन की गई। पोप के प्रदेश फिर से पोप का अधीन कर दिए गए। पिडमोंट का राज फिर सार्डिनिया के राजा को दे दिया गया। इसके अतिरिक्त जेनो का प्राचीन गणराज्य भी सार्डिनिया को दे दिया। इस प्रकार सार्डिनिया को एक मजबूत राज्य बना दिया गया ताकि वह दक्षिण पूर्व में फ्रांस के आक्रमण को रोकने में अधिक समर्थ हो सके। टस्कनी और मोडेना में फिर से उनके पुराने राजवंशों की स्थापना की गई। परमा का राज नेपोलियन की पत्नी है। परमा का राज नेपोलियन की पत्नी मेरिया लुइसा को जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी दे दिया गया। नेपोलियन के आक्रमण के समय इटली मुख्यतः दो राज्यों में संगठित हो गया था, इटली का राज और नेपल्स। लेकिन अब फिर से उसे अनेक भागों में विभक्त कर दिया गया ताकि इटालियन राज्यों में एकता उत्पन्न हो सके और वे ऑस्ट्रियाई पोप तथा बुर्बो वंशों के शासक के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए संगठित न हो सके। इस प्रकार इटली में पुरातन व्यवस्था पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। वहीं ऑस्ट्रिया का प्राधान्य पुनः स्थापित हो गया। जर्मनी देखिए यहाँ पर, जब नेपोलियन के आक्रमण से पहले जर्मनी सैकड़ों राज्यों में सैकड़ों राज्य थे। जर्मनी में सैकड़ों राज्य थे। नेपोलियन में से बहुत से राज्यों का अंत कर दिया था और कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्यों को संगठित करके राइन के राज्य संघ का निर्माण किया था। अब यह लगभग असंभव था कि पहले के सैकड़ों राज्यों को पुनः स्थापित किया जाए। अतः वियना कांग्रेस ने जर्मनी के छोटे राज्यों के दावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर्सा का अतिरिक्त कुल मिलाकर 30 राज्य कायम रखे गए जिन्हें नवीन जर्मन राज्य संघ में संगठित किया गया। इसे जर्मन परिसंघ कहा गया। इस नवीन संघ की एक केंद्रीय राज्यसभा बनाई गई जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बनाया गया। इसके अंतर्गत 2 साधारण सभाओं का भी प्रावधान रखा गया। सभी राज्यों ने एक दूसरे की सीमाओं के सम्मान तथा संपूर्ण जर्मनी और पारंपरिक रक्षा का वचन दिया। प्रत्येक राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना का भी निश्चय किया गया, किंतु उनको युद्ध छेड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। पर परिसंघ को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था नहीं की गई, पर राज्यों को आपसी संबंध स्थिति बने रहे और राज्यों की आपसी संबंध स्थिति बढ़े। पर्सा की बात देखें। पर्सा जर्मनी के जिन राज्यों की सत्ता कांग्रेस ने स्वीकार की उनकी सीमा का निर्धारण करने बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर्सा को अनेक नए प्रदेश दिए गए। राइन नदी का पश्चिमी प्रदेश जिसे फ्रांस ने जीत लिया था। अब पर्सा देखिए कि अब पर्सा को दे दिया गया। अब पर्सा को जीत लिया गया। देखिए अब पर्सा को दे दिया गया। राइन नदी का पश्चिमी प्रदेश जिसे फ्रांस ने जीत लिया था, अब पर्सा को दे दिया गया। सक्सनी के राज ने नेपोलियन की सहायता की थी, अतः दंड स्वरूप उसका 40% भाग पर्सा के अधीन कर दिया गया। पोलैंड और पोमेरेनिया का भी कुछ प्रदेश पर्सा को सौंपा गया। पर्सा को यह इनाम इसलिए मिला क्योंकि नेपोलियन को परेशान और पराजित करने में उसका बड़ा हाथ था। अब पर्सा यूरोप के प्रथम श्रेणी के राज्यों में जाने लगा। प्रशासनिक दृष्टि से पहले तो बहुत उन्नति कर चुका था, अब उसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया था। ब्रिटेन को सबसे अधिक लाभ हुआ। उसने बहुत से नवीन उपनिवेश प्राप्त किए। माल्टा, सेंट लूसिया, टोबेगा और मॉरिशस के द्वीप फ्रांस से लेकर ब्रिटेन को दे दिए गए। ट्रिनिडाड और होंडुरास पहले स्पेन के अधीन थे, वे अभी अब ब्रिटेन को प्राप्त हुए। इस तरह श्रीलंका, कैप ऑफ गुड होप तथा गायना का कुछ प्रदेश हॉलैंड से ब्रिटेन के हाथ लगा। इतना सब मिलने से इंग्लैंड सर्वोच्च औपनिवेशिक शक्ति बन गया। ऑस्ट्रिया से बेल्जियम का प्रदेश ले लिया गया और बदले में लोमार्डी, वेनेसिया, इलिरियन के प्रदेश दिए गए। रूस से पूर्वी गलेशिया और बेवेरिया से टिरोल का प्रदेश लेकर भी ऑस्ट्रिया को दिया गया। दूर स्थित कम आय वाले प्रदेशों के बदले में ऑस्ट्रिया को नजदीक के अधिक आय वाले प्रदेश मिल जाने से यूरोप में उसकी शक्ति बढ़ गई। हॉलैंड देखिए यहाँ पर उत्तर में फ्रांस पर अंकुश रखने के हॉलैंड को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। इसके लिए बेल्जियम को जो पहले ऑस्ट्रिया का एक प्रांत था हॉलैंड के साथ मिला दिया गया और वहाँ फिर से ऑरेंज राजवंश की स्थापना की गई। लग्जमबर्ग का क्षेत्र भी हॉलैंड को में मिला दिया गया। रूस को वार्सा का संपूर्ण प्रदेश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त फिनलैंड और बेसारबिया पर भी इसका अधिकार से रहने दिया। रूस ने फिनलैंड को स्वीडन से और बेसारबिया को टर्की से पिछले युद्धों में जीता था।
पोलैंड देखिए, पोलैंड को 3 भागों में विभक्त कर उसको रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने हरा पड़ा। इससे पहले भी इन राज्यों ने अनेक बार आपस में बाँटा था। देखिए, वियना कांग्रेस ने पोलैंड का मुख्य भाग रूस को अर्पित किया। वारसा का जो राज्य नेपोलियन के साथ साथ बनाया गया था, वह भी रूस को दिया गया। देखिए, पोर्शन थोन ता डोंटियस के प्रदेश प्रसा के हिस्से में आए। यानी कि डोंडिस के प्रदेश प्रसा के हिस्से में आए। दक्षिणी ग्लेशिया ऑस्ट्रिया को मिला। फिर आपको देखिए स्वीडन और डेनमार्क देखिए आपका। देखिए, फिनलैंड का प्रदेश स्वीडन से लेकर रूस को दे दिया गया। इसी प्रकार पोमेरेनिया का प्रदेश प्रसा को सुपुर्द किया गया। इसके बदले नॉर्वे का राज्य स्वीडन को दिया स्वीडन को दिया गया। नॉर्वे पर डेनमार्क का अधीन था, किंतु नेपोलियन की सहायता करने के दंड के रूप में उसे नॉर्वे छीन लिया गया। अब यहाँ क्या की देखिए, स्विट्जरलैंड की बात करें। स्विट्जरलैंड को फ्रांस के 3 प्रदेश दे दिए गए। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का राज्य विस्तार हुआ और उसकी शक्ति बढ़ गई। उसको तटस्थ देश माना कि उसकी तटस्थता और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी यूरोप के देशों ने अपने ऊपर ले ली। स्पेन देखिए कि स्पेन में पूर्व वंश की पुनः स्थापना हुई। इंग्लैंड ने स्पेन से ट्रिनिडाद प्राप्त किया। अन्य कार्य कांग्रेस इन प्रादेशिक पुनर्स्थापनाओं के अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया, जो ये थे दास प्रथा की निंदा। देखिए, वियना कांग्रेस ने दास प्रथा के विरुद्ध एक प्रस्ताव स्वीकार किया। एक प्रस्ताव को स्वीकार। इस प्रस्ताव को दास प्रथा को सभ्यता और मानव अधिकारों के विपरीत बताकर उसकी निंदा की गई। इसे अनैतिक और अमान्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने क्या देखिए, कांग्रेस ने अपने कार्य की तीसरी केवल प्रस्ताव पास करके ही समझ ली। इस निंदनीय प्रथा का अंत करने की दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया और यह कार्य राज्यों की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि देखिए, कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध भी अनेक निर्णय लिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में सब राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर लागू होने नियम और रीति रिवाजों का संकलन किया गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नदियों में विभिन्न राज्यों के जहाजों का आवागमन, समुद्रों का उपयोग, राष्ट्रों के बीच को पारस्परिक व्यवहार आदि का नियमन करने का प्रयत्न किया गया। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की स्थापना। कांग्रेस ने भविष्य यूरोपीय शांति को कायम रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था कहते हैं। देखिए, वियना कांग्रेस के निर्णयों पर राज्यों ने वाटरलू युद्ध के एक सप्ताह पूर्व 9 जून 1815 ईस्वी को हस्ताक्षर किए। देखिए, यहाँ पर वियना संधि का विश्लेषण करते हुए अनेक इतिहासकारों ने उनकी त्रुटियों को संकेत किया। कैटलवी ने इस संबंध में कहा कि उन्होंने यह प्रयत्न कभी नहीं किया कि राज्यों को न्यायिक राष्ट्रीयता के आधार पर उनके अपने प्रदेश मिल जाए। देखिए, परंपरागत कूटनीति, पुराने राजवंश और पुराने राज्यों को पूर्वत बनाए रखना ही उन्हें युक्तिसंगत लगा। राज्यों के पुनर्गठन उन्होंने जनसामान्य की क्षमता और राष्ट्रीयता को महत्व नहीं दिया। उन्होंने युग के विरुद्ध कार्य किया। अतः अगली एक शताब्दी की अवधि में वे सभी निर्णय उलट के जो बेनाम लिए गए थे। अब देखिए, राष्ट्रवाद, उदारवाद और स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन देखिए। सम्मेलन प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थन किया गया, जबकि अनेक देशों में फांसी क्रांति के मूल सिद्धांत तो राष्ट्रीयता, उदारवाद, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरंतर आंदोलन चल रहे थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक और वियना के प्रमुख राजनीतिक फांसी क्रांति के सिद्धांतों को भयंकर रोग मानते थे। इन सिद्धांतों से ऑस्ट्रिया की नेबर की समस्त यूरोप की रक्षा करना चाहते थे। राष्ट्रों के विषय में जनता की इच्छा का ध्यान नहीं रखा गया। बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिलाना राष्ट्रीयता के सिद्धांत की हत्या थी। इस प्रकार एक और तो जर्मनी देखिए, आप इस प्रकार एक और तो जर्मनी के प्रदेश और दूसरी ओर इटली के लोमार्डी वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य स्वीकार करना। वियना के राजनीतिक को भूल थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पोलैंड के 3 टुकड़ों में बांटकर स्वतंत्र पोलैंड का अस्तित्व ही समाप्त कर। इसी प्रकार नॉर्वे स्वीडन को दे दिया गया। वियना के राजनीतिक निर्णय केवल कुछ राष्ट्रों के स्वार्थ सिद्धि के लिए किए गए थे। उनसे यूरोपीय समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाया। हेजन ने इस संबंध में ठीक ही कहा कि वियना सम्मेलन कुलीनों का था, जिन्हें फांसी क्रांति के राष्ट्रीयता एवं प्रजातंत्र के सिद्धांत समझ में नहीं आए। जी देखिए, यहाँ वियना सम्मेलन कुलीनों का था, जिन्हें फांसी क्रांति के राष्ट्रीयता एवं प्रजातंत्र के सिद्धांत समझ में नहीं आए। वस्तुतः सम्मेलन प्रतिक्रियावादी तत्वों की विजय थी, जबकि यूरोप में उदारवादी एवं क्रांतिकारी तत्व इस उभर रहे थे।
फिर देखिए देखिए यहाँ पर क्या निर्णयों का अस्थायी सिद्ध ना होना, कांग्रेस के निर्णय न्यायोचित नहीं थे, इसलिए उनमें अस्थायित्व नहीं आ सका है। हेज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि देखिए हेज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इन समस्त प्रदेशों की पुनर्स्थापना में अस्थायी बातें कम और अस्थायी अधिक थी। सम्मेलन के निर्णयों को देखिए सम्मेलन के निर्णयों कम तो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि बेल्जियम 1880 ईस्वी में अर्थात 15 वर्ष पश्चात ही हॉलैंड से स्वतंत्र हो गया। उन्हें 1870 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई। हॉलैंड को यद्यपि देरी से उसके अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन लगभग एक शताब्दी पश्चात वह वियना के निर्णयों को उलटने में सफल हो गया। इसी प्रकार नॉर्वे का स्वीडन में विलय अस्थायी नहीं रहा। देखिए वेत्ता के सिद्धांत की अवहेलना देखिए, वियना कांग्रेस में फ्रांस के प्रतिनिधि तेरला के सुझाव के परिणामस्वरूप वेत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार यूरोप में वही स्थिति कायम करनी थी जो 1789 ईस्वी से पूर्व की थी, अर्थात वही प्रादेशिक सीमाएं राजवंश कायम करने की जो क्रांति से पूरे यूरोप में थे और जो नेपोलियन के युद्धों कारण छिन्न भिन्न हो गए थे। इस सिद्धांत का प्रयोग वियना के राजनीतिकों ने अपने हितों के अनुसार किया, न समान ढंग से। हेज ने इस बात का समर्थन करते हुए लिखा है कि विजयी राष्ट्र को वनवांछित इनाम देने के लिए वेत्ता के सिद्धांत का परित्याग किया गया। उदाहरण, जर्मनी के अनेक राज्यों के शासकों को पुनः उनके राज नहीं दिए गए। इसी पर इटली गणराज्यों को पुनर्स्थापित नहीं किया गया। पवित्र रोमन समाज की स्थापना भी सही ढंग से नहीं की गई। देखिए यहाँ पर क्या कि बड़े राष्ट्रों के हितों का ध्यान देखिए यहाँ पर कि यद्यपि कांग्रेस के निर्णयों से पूर्व अनेक नैतिक आदर्श और सिद्धांतों की घोषणा की गई, लेकिन यह सब दिखाने के लिए था। वास्तव में बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ और लालच इन निर्णयों पर छाए रहे। उदाहरण के लिए रूस की स्वार्थ सिद्धि के पोलैंड के साथ अन्याय किया गया। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया की साम्यवादी इच्छा के कारण जर्मनी इटली के राज्यों पर पुनः उसका प्रभाव स्थापित हुआ। हेनरी ने ठीक ही कहा था कि वहाँ उच्च आदर्शों का अभाव और स्वार्थों को बोलबाला था। सम्मेलन के सचिव जेंट्स ने कहा था कि कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य पराजित प्रदेशों की लूट का विजेताओं में बंटवारा करना था। देखिए वियना कांग्रेस का विचार कि यह अनिवार्य रूप से सत्य है कि वियना कांग्रेस की व्यवस्था में कई दोष थे, किंतु उसके कार्य का मूल्यांकन करते समय हमें उसकी कठिनाई, उसकी सीमाओं तथा दूसरी और उसकी उपलब्धियों को ध्यान रखना होगा। देखिए जिन समस्या का उसे सामना करना पड़ा वे अत्यंत जटिल थे। इसके अतिरिक्त आपको सम्मेलन आरंभ होने से पूर्व कुछ राज्यों के बीच विसंधियां हो चुकी थी, जिनका पालन करना आवश्यक था। बड़े राज्यों के पारस्परिक स्वार्थों के संबंध में किसी प्रकार का समझौता होना अपने आप में बड़े महत्व की बात थी। नेपोलियन के युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई थी। युद्ध से त्रस्त यूरोप में शांति स्थापित करना वियना सम्मेलन की महत्वपूर्ण सफलता थी। कैटरबी ने लिखा कि समय राजनीति संयम और दूरदर्शिता से काम लिया गया, अतः इससे एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसले ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे लोग शत्रु संपत्ति बंटवारा करने के एकत्र नहीं हुए बल्कि ऐसी व्यवस्था करने के एकत्र हुए जिससे भविष्य यूरोप में शांति बनी रह सके। वियना सम्मेलन के निर्णयों को प्रतिक्रियावादी कहकर इसकी आलोचना की जाती है, किंतु गांट टेम्परे ने इस आलोचना का प्रत्युत्तर देते हुए लिखा है कि वियना के शांति संस्थापकों को अत्यंत प्रतिक्रियावादी अनुदार कर उनकी आलोचना करना एक परंपरा बन गई है। यह सत्य है कि वे प्राचीन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे और अधिकांश रूप में नवीन विचारों से परहेज करते थे, किंतु वे प्राचीन शासन के निष्कृष्ट रूप से नहीं बल्कि उत्कृष्ट रूप के प्रतिनिधि थे और उनकी व्यवस्था से यूरोप अगले 40 वर्षों तक युद्धों से बचा रहा। फिर आगे हम देखें क्या कि ब्रिटेन के अतिरिक्त सभी यूरोपीय राष्ट्र निरंकुश राजसत्ता से संचालित थे और सभी की यह स्वाभाविक चिंता थी क्रांति के सिद्धांतों से विषाक्त सारे यूरोपीय राजनीतिक वातावरण को कैसे शुद्ध किया जाए। देखिए अतः ऑस्ट्रिया कूटनीतिक मेटरनिक के तत्वाधान में कुछ ऐसे मेटरनिक के तत्वाधान में कुछ ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत निकाले गए जो क्रांति विरोधी थे ही, किंतु साथ ही साथ यूरोपीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने का आश्वासन भी दे रहे थे। इन सिद्धांतों में औचित्य यथासंभव प्राचीन स्थिति का पुनर्जीवन तथा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वियना की कांग्रेस कूटनीतिक इतिहास कूटनीतिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि पहली बार यूरोप के राष्ट्रों में यूरोप की शांति और संतुलन को बनाए रखने के लिए
से एक सामूहिक ढांचा खड़ा किया गया था समय समय पर, जिसका अधिवेशन कर शांति को चुनौती देने वाले खतरों से यूरोप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। वियना देखिए क्या वियना अवस्था लागू तो कर दी गई, परंतु क्रांति के सिद्धांतों को कुचल देने वाला इसका ढांचा ठहर ना सका, क्योंकि ठहर ना सका। देखिए यहाँ पर क्योंकि की व्यवस्था लागू करने के कुछ ही समय उपरांत यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांति के सिद्धांतों का फिर से विस्फोट हुआ और यूरोपीय कांग्रेस अपने संकल्प के अनुसार इन देशों के आंतरिक विद्रोह का दमन करने का सैनिक कदम उठाने पर बाद हो गई। बाद की इस परिस्थिति में ब्रिटेन जैसे जनतांत्रिक देश को शीघ्र ऑस्ट्रिया पर्सा और रूस जैसी निरंकुश शक्तियों के हस्तक्षेप उपक्रम से असहमति प्रकट करनी पड़ी और जब स्पेन ने अमेरिकी उपनिवेशों से जब स्पेन के अमेरिकी उपनिवेशों ने अपना स्वातंत्र आंदोलन छेड़ दिया और यूरोपीय कांग्रेस ने स्वाभाविक रीति से उनके दमन का बीड़ा उठाया, तो ब्रिटेन ने संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो से आवश्यक विचार विमर्श कर ब्रिटेन और अमेरिका का एक नया गुट बनाकर यूरोपीय कांग्रेस के आक्रामक उद्देश्यों को विफल कर दिया। यह घटना प्रसिद्ध मुनरो सिद्धांत की घोषणा 1823 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा द्वारा आपको सारा अमेरिकी इस घोषणा द्वारा सारा अमेरिकी महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध घोषित किया गया, जिसमें अभिभावक तंत्र का भार संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं अपने कंधों पर उठा लिया था। इस प्रकार संतुलन का सिद्धांत यूरोप से और आगे बढ़कर अमेरिकी महाद्वीप को भी अपने आंचल में लपेट सका। वियना कांग्रेस आपको यूरोप में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इस संबंध में उसने एक निश्चित कदम उठाया। उसने एक ऐसी व्यवस्था यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का निर्माण किया जिससे युद्ध रोका जा सके। इस यूरोपीय व्यवस्था को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। इसकी आधारशिला पर ही आगे तक राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। इस संगठन के कारण यूरोपीय राज्यों में सहयोग की भावना का विकास हुआ, जो बहुत समय तक चलती रही। अब देखिए वियना की व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए कैटलबी ने कहा है कि वियना सभा ने लाभार्जन और सुरक्षा के साथ ही कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार भी कार्य किया। उसने कुछ परिवर्तनों के साथ जहां भी पुरानी व्यवस्था कायम हो सकती थी वहां उसने कायम किया। उसने इस बात की कोशिश की कि फ्रांस में सैनिक शक्ति का पुनरुत्थान ना हो। उसने इस बात की गारंटी देने की कोशिश की जो व्यवस्था कायम कर दी गई उसमें किसी प्रकार उलटफेर ना हो। उसने एक ऐसी नीति अभी शुरू की जिसके अनुसार भावी विवादों को तय किया है। उसने मेटरनिक के सिद्धांत के अनुसार 5 बड़ी शक्तियों की यूरोपीय समाज की स्थापना की। इस कांग्रेस व्यवस्था कुछ ऐसी रही कि यूरोप में आगे के 40 सालों तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। निसंदेह आपको वियना व्यवस्था देखिए यहाँ पर जो आपको खास बात आपको निसंदेह वियना व्यवस्था में पेरिस व्यवस्था 1919 ईस्वी से अधिक अच्छी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में फ्रांस को अपमानित नहीं किया गया, परंतु 1919 ईस्वी जर्मनी को यूरोप की शांति भंग करने के उत्तरदायी ठहराया गया तथा उससे अपने प्रदेशों से उपनिवेशों संपत्ति का प्रभाव से वंचित कर दिया गया। यूरोप के इतिहास में प्रथम अवसर था जब यूरोप के समस्त राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समय के दौरान यूरोप के राज्यों को यह अनुभव हुआ था कि परस्पर बातचीत द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। अपनी कठिनाइयों और सीमाओं के बाद उस कांग्रेस के निर्णयों के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग की भावना प्रबलित हुई। वियना सम्मेलन के निर्णयों से 1815 ईस्वी से अगली एक शताब्दी का काल एक नवीन परंपरा का प्रतीक था। मेरिट ने लिखा कि यद्यपि कांग्रेस के कार्य प्रतिक्रियावादी थे, परंतु इससे एक पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ होता है। यहीं से एक नए युग की शुरुआत समझी जा सकती है। यूरोपीय राज्य प्रणाली के विकास में से मील का पत्थर समझा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम था। क्रांतिकारी रक्तपात और नेपोलियन के युद्धों से यूरोपीय राजनीतिकों को निराशा मिली। अतः नेपोलियन के युद्धों के पश्चात क्रांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़े देशों ने यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का निर्माण किया। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भावना थी कि जिसके
यह भावना थी जिसके द्वारा आपको यूरोपीय राष्ट्र यूरोप को नेपोलियन कालीन युद्धों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। उन्होंने नेपोलियन को पराजित करने में जो क्षति सहन की उसकी पूर्ति के शांति व्यवस्था लोग आवश्यक थी। अभी वियना अवस्था में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पूर्ण रूप से कर भी नहीं पाई थी कि नेपोलियन अल्बा द्वीप से फ्रांस लौट आया। नेपोलियन का आगमन यूरोपीय राजनीति को एक मानसिक पहाड़ साबित हुआ। इसने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी को झकझोर दिया। यह स्पष्ट था कि यूरोप का कोई भी एक राष्ट्र नेपोलियन से लोहा नहीं ले सकता था। मित्र राष्ट्रों के समक्ष एक ही विकल्प था कि वह एक साथ लड़े। अतः ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर नेपोलियन से युद्ध किया। अंत नेपोलियन को पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में पराजित कर उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वाटरलू की इस युद्ध के पहले यूरोप की जनता युद्धों से उब चुकी थी। शासक थक चुके थे, लोग भूखे मर रहे थे और उद्योग धंधे चौपट हो रह चुके थे। अब यूरोप के शासक जनता कोई ऐसा रास्ता बस अपनाना चाहते थे जिस पर चलकर यूरोप में शांति स्थापित की जा सके। देखिए यहाँ पर क्या यूरोप के राष्ट्रों जिस संगठनात्मक द्वारा नेपोलियन को पराजित किया था उससे भी प्रेरणा प्राप्त हुई। वे सब मिलकर एवं आपसी विचार विमर्श द्वारा मतभेद निपटाना चाहते थे। इसी आशय से वियना सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया। वियना में लिए गए निर्णयों को स्थायित्व देने और यूरोप में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों की बराबर निगरानी करने तथा समय समय पर सलाह मशवरे के लिए इसी तरह के अधिवेशन बुलाने पर सहमति हुई थी। नेपोलियन के युद्धों के पश्चात वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को अस्थायी बनाने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसले तथा ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक भी इस प्रकार की संयुक्त व्यवस्था स्थापित करना चाहते ताकि वियना समझौता तथा यूरोप की शांति को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी ओर रूस का जार या राजा अलेक्जेंडर प्रथम यूरोप के राज्यों के गठबंधन की योजना तैयार कर रहा था। अतः पारस्परिक सहयोग की भावना से प्रेरित यूरोप के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने किया था। दूसरे आपको यहाँ एक मिनट करके अतः पारस्परिक सहयोग की भावना से प्रेरित यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए दो योजना प्रस्तुत की। प्रथम को पवित्र मैत्री जिसका प्रस्ताव रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने किया था। दूसरे को चतुर राष्ट्र मैत्री जिसका प्रस्ताव ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था और उसका ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसर ने समर्थन किया था। इन्हीं दोनों योजना के आधार पर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का निर्माण हुआ। कैटलबी ने यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की स्थापना के संबंध में ठीक ही कहा। वियना की संधियों के पालन की गारंटी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर की थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने सभी के हृदय में ऐसी इच्छा जागृत कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सबकी रक्षा हो सके। तब देखिए इस शिक्षा की पूर्ति की दिशा में यूरोप के सुरक्षाशाही शासकों ने उस शताब्दी का सबसे अनोखा राजनीतिक प्रयोग किया। यूरोप में संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह व्यवहारिक कदम था। और के पवित्र मैत्री यहाँ देखिए अब क्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 26 सितंबर 1815 ईस्वी को रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया और प्रसा के समूह का एक धार्मिक आलेख प्रस्तुत किया जिसे पवित्र मैत्री का नाम दिया गया। रूस के सम्राट के मस्तिष्क में यह योजना विशेष रूप से 3 कारणों से उत्पन्न हुई। प्रथम जार अलेक्जेंडर पादरी बान कुडने के संपर्क में आया और उससे प्रभावित हुआ। द्वितीय, नेपोलियन के पतन उस पर प्रभाव डाला कि मानव जीवन को नियंत्रित करने वाली कोई सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए। तृतीय वह यूरोपीय शक्ति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहता था। ये तभी संभव था जब वह पवित्र संघ जैसी कोई योजना प्रस्तुत करे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए विशेषता आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए पवित्र मैत्री की योजना का प्रस्ताव कहा गया। पिछले 20 वर्षों की घटनाओं के आधार पर रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा के शासक इस निर्णय पहुंचे कि यूरोप में शांति स्थापना के ईसाई धर्म के महान सिद्धांतों के आधार पर पवित्र मैत्री की स्थापना हुई। यूरोप की योजनाओं की धारा मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कही गई। यूरोप के सभी राजाओं के आपसी संबंध आपसी संबंध ईसाई धर्म के सिद्धांत न केवल तत्काल निर्णयों को प्रभावित करेंगे वरन भविष्य में भी नीति
नीति निर्धारण करने में उसका मार्गदर्शन करेंगे। यूरोप के सभी राजा परस्पर एक विशाल परिवार के सदस्यों की भांति व्यवहार करेंगे और इसी उद्देश्य से एक दूसरे की सहायता करेंगे। यूरोप के सभी राजा भारतीय कटुट बंधन में बंधे रहेंगे तथा अपनी प्रजा में सेना से वित्तवत व्यवहार करेंगे। सभी एक ही ईसाई राष्ट्र के सदस्य समान आचरण करते हुए धर्म, न्याय और शांति की रक्षा करेंगे। देखिए जनता ईसाई धर्म के पवित्र कर्तव्यों का आचरण करे। जनता ईसाई धर्म के पवित्र कर्तव्यों का आचरण करे और स्वीकार करे कि वास्तव में विश्व में परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई सम्राट होने योग्य नहीं है। संपूर्ण शक्ति का वही स्वामी है जिसके आदर सर्वोपरि है। फिर आपको अनुमोदन हम देखिए क्या अनुमोदन की बात यहाँ की गई। पोप और देखिए क्या पोप और टर्की के सुल्तान को छोड़कर यूरोप के लगभग सभी शासकों ने इस पवित्र मैत्री का अभिलेख पर हस्ताक्षर किए। इंग्लैंड के प्रिंस लीजेंड ने पवित्र मैत्री के सिद्धांतों की बड़ी प्रशंसा की, किंतु उस पर हस्ताक्षर करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि ब्रिटिश संविधान के अनुसार जब तक इस लेख पर किसी उत्तरदायी मैत्री के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक उसके हस्ताक्षर अर्थहीन होंगे। परसा रशिया के शासक रूस के जार को प्रसन्न करने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु उसका अनुमोदन और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद भी रूस के शासक को छोड़कर अन्य किसी ने भी इसके सिद्धांतों को पालन करने का प्रयत्न नहीं किया। फलतः यह पवित्र मैत्री आरंभ से प्रभावहीन रही। फिर भी जब तक जार अलेक्जेंडर प्रथम जीवित रहा तब तक यह पवित्र मैत्री नाम मात्र के लिए चलती रही, किंतु 1825 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही पवित्र मैत्री का यह संघ समाप्त हो गया। समीक्षा देखिए पवित्र मैत्री की योजना सैद्धांतिक दृष्टि से बड़ी उदार थी, किंतु बाहरी दृष्टि से उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। वास्तव में पवित्र मैत्री की योजना मात्र जार सम्राट को प्रसन्न करने के लिए क्या बनाई गई थी। 1825 ईस्वी में जार की मृत्यु के साथ इस योजना का अंत हो गया। हैजर ने ठीक ही कहा कि वास्तविकता तो यह थी कि किसी भी राज ने इन सिद्धांतों के अनुसार जिनकी प्रशंसा की गई थी चलने प्रयत्न नहीं किया। पवित्र मैत्री के संबंध में केवल उसका नाम ही महत्व देखिए केवल उनका नाम ही आपको महत्वपूर्ण है कि उनका नाम ही आपको महत्व नहीं चाहिए। इस देखिए यहाँ पर क्या कि इस देखिए यहाँ पर नहीं चाहिए कि इस ये घोषणा देखिए क्या ये उसकी पवित्र मैत्री के उसका केवल उसका नाम ही महत्व की चीज़ थी। अन्यथा रूस आस्ट्रिया और प्रशा के शासकों से और नीति उसके नाम के कितने विपरीत थे, इसे भूलना नहीं चाहिए। इसलिए घोषणा केवल आदर्श बनी रही। इस पर हस्ताक्षर करने राष्ट्र इसकी अवहेलना करने लगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसले का कहना था कि कैसले का कहना था कि इसमें व्यर्थ की बकवास का अतिरिक्त सारभूत तो कुछ भी नहीं था। मैटानिक इसे केवल शब्द बाहुल या बड़े दिखने वाले निरर्थक योजना समझता था। आस्ट्रिया के सम्राट ने तो रूस के जार से से पूछेगा और यदि इसका कोई धार्मिक अभिप्राय है तो वह पादी से रहेगा। पवित्र मैत्री ने भी सिद्ध कर दिया कि ईसाई मत का बोझ और उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास उस प्रतिक्रियावाद की जीत के काल में भी कितना कमजोर और सतही था। दरअसल पवित्र मैत्री भावी क्रांति को कुचलने का बनाया गया एक गुट था, पर साथ ही वह भावी युद्धों को रोकने का संघ भी था। पवित्र मैत्री उस समय उपयोगी सिद्ध न हो सकी, लेकिन भविष्य में उसकी विचारधाराओं में से अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रेरणा मिली। भविष्य में हैंग सम्मेलन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें पवित्र मैत्री के शुभ संकेत दिखाई पड़े। पवित्र मैत्री में पवित्र मैत्री में राष्ट्र संघ की योजना के चिन्ह निश्चित थे। पवित्र मैत्री असफल इसलिए हुआ क्योंकि इस पर हस्ताक्षर करने वालों ने इसके तत्वों को ठीक से नहीं समझा एवं इनका अनुसरण नहीं किया। चतुराष्ट्र मैत्री देखिए यहाँ पर